आज की कहानी में हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां धन की लालसा इंसान को कहां तक ले जा सकती है, जहां प्यार का रास्ता घृणा में बदल जाता है और जहां एक क्रूर हत्या का अपराध एक आदमी को जिंदगी भर के लिए हॉल में डाल देता है। ये कहानी नहीं है किसी साधारण फिल्म की, ये है एक गहरी मनोवैज्ञानिक डरावनी जो स्टीफन किंग की कल्पना से जन्मी है और 1922 की धुंधली धरती पर बुनी गई है। नेब्रास्का का विशाल मैदान जहां हरा चारा और सुनहरा मकई फैला है क्षितिज तक। ये देखने में शांत लगता है पर अंदर से उथल पुथल से भरा है। यहीं पर मैट नाम का एक किसान रहता है जो अपने 80 एकड़ जमीन को लेकर बहुत गर्व करता है। उसकी पत्नी केट के पास अपने पिता से मिला 100 एकड़ उपजाऊ खेत है। पारंपरिक सोच के मैट के लिए जमीन ही आदमी की पहचान है, उसका गौरव है, उसकी जड़ है। उसका सपना है कि ये दोनों जमीनें मिल जाएं और वो अपने बेटे को सौंप दें ताकि परिवार की विरासत पीढ़ी पीढ़ी चलती रहे। पर केट को इस खेतों का जिंदगी बस गया है। हर दिन मिट्टी से खेलना, धूप में मेहनत करना, बार बार एक ही नजारा देखना, ये सब उसके लिए अब बोझ बन गया है। वो चाहती है कि नई जमीन बेचकर शहर चले जाएं, ओमाहा हो या सेंट लुइस, कहीं भी जहां जिंदगी में रंग हो। लेकिन मैट के लिए शहर बेवकूफों की जगह है, उसके लिए ये जमीन ही सब कुछ है। दोनों के बीच का गहरा रेखा हर दिन और गहरी होती जाती है, ठीक उस खेत की नालियों की तरह जो हर बारिश में और चौड़ी होती जाती है। एक दिन केट एक बार फिर बैठक में बैठी और बोली कि वो शहर जाना चाहती है। मैट ने तुरंत इनकार कर दिया। उसका 14 साल का बेटा विलियम भी उसके साथ था। मैट ने साफ कहा कि वो इस जानी पहचानी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। मीटिंग खत्म हुई पर दबाव हर किसी पर साफ झलक रहा था। उस रात केट ने फैसला कर लिया। उसने फेरिंगटन जॉइंट कंपनी से बात कर ली थी। वो सारी जमीन बेचना चाहती थी, मैट की भी और अपनी भी। ट्रेन की रेल के पास होने की वजह से जमीन की कीमत बहुत ज्यादा थी। वो सोचती थी कि दोनों पैसे बांट लेंगे, फिर तलाक हो जाएगा और हर किसी को अपनी राह मिल जाएगी। जब मैट को पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी बेटे की कस्टडी। केट का जवाब निर्दयी था, बेशक वो मेरे साथ रहेगा। 14 साल का लड़का माँ को चाहिए। ये बात मैट के लिए अंतिम झटका थी। वो अपने पूर्वजों की जमीन नहीं गवा सकता था और ना ही अपने इकलौते बेटे को खो सकता था। उसने केट से वक्त मांगा पर अंदर ही अंदर एक हनुमान जग चुका था। उसने अपने ही यार्ड में एक पुराना कुआं देखा और एक भयानक ख्याल उसके मन में उतरा। उसने समझ लिया कि उसका प्यार अपनी पत्नी के लिए कभी पूरा नहीं था, अब वो हमेशा की नफरत में बदल गया था। एक दिन मैट ने केट से कहा कि वो जमीन कभी नहीं बेचेगा। केट ने बस ठंडी हंसी और कहा कि फेरिंगटन जॉइंट कंपनी सब कुछ सुलझा देगी। मैट ने समझ लिया हर इंसान के दिल में एक अजनबी छुपा होता है और उसका अजनबी जाग गया था। तभी एक अनपेक्षित खोज हुई। मैट को अपने बेटे विलियम पर पता चला कि वो अपने पड़ोसन की बेटी शाओमेई से चोरी छिपे मिल रहा था खलिहान में। उसके दिमाग में एक बीभत्स योजना बनी। उसने अपने बेटे की पवित्र भावनाओं का इस्तेमाल करने का फैसला किया। कॉर्नफील्ड में मैट ने धीरे धीरे अपने बेटे पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला। उसने विलियम को बताया कि अगर केट उसे शहर ले गई तो वो अपनी प्यारी शाओमेई को कभी नहीं देख पाएगा। जब विलियम घबराकर पूछा कि करे तो क्या, मैट ने अस्पष्ट तरीके से कहा कि कभी कभी जो चीज हासिल करनी होती है उसके लिए किसी को नुकसान पहुंचाना पड़ता है, किसी की मौत तक हो जाती है। उसने विलियम से कहा कि जब तक केट गायब रहेगी वो दोनों इस जमीन पर शांति से रह सकेंगे। विलियम डरा हुआ था पर अपने पिता के जाल में फंस गया। वो चुप रहा, कोई एतराज नहीं किया। उस रात के डिनर पर विलियम ने अपनी मां को रोकने की कोशिश की पर केट ने बेरुखाई से उसे रोका और ऐलान किया कि वो विलियम को लेकर ओमाहा जाएंगी, वहां एक कपड़ों की दुकान खोलेंगी। मां की बेरुखाई ने विलियम के दिल में पहले से भरी घृणा को और भड़का दिया। पिता और बेटे की बुरी योजना उसी क्षण और मजबूत हुई। अपनी पत्नी की निगरानी कम करने के लिए मैट ने झूठा समझौता किया। उसने केट को बताया कि वो और विलियम शहर जाने के लिए तैयार हैं, वो मरम्मत का काम भी ढूंढ लेंगे। केट यकीन कर गई। उस रात पूरा परिवार जश्न मनाने लगा। सब कुछ खुश दिख रहा था पर असल में तूफान आने वाला था। नशे में केट बेसुध हो गई और कुछ बेहुदा बातें बोलने लगी। शाओमे और विलियम के प्यार की चुटकी। ये बात विलियम के गुस्से को और भड़काने के लिए काफी थी। रात गहरी हो गई। केट बेहोश पड़ी थी। मैट ने उसे बेडरूम में सुलाया, पक्का कर लिया कि वो सो गई है। फिर उसने विलियम को बुलाया और कहा कि अब वक्त आ गया है। विलियम का दिल लड़ रहा था। उसने दूसरा रास्ता मांगा। मैट ने फिर से उसके दिमाग को धोया और कहा कि यही एकमात्र रास्ता है, यही परिवार की रक्षा का तरीका है। आखिर में विलियम मान गया। वो कांपता हुआ बेडरूम में गया और अपनी मां को अलविदा कहा। फिर उसने एक कपड़े से केट का मुंह ढक दिया। केट उछली और जोर से छटपटाने लगी। बाहर बिजली चमकी। गड़बड़ में मैट ने अपना तैयार किया हुआ चाकू निकाला और केट का गला काट दिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। पिता और बेटे ने शव को चादर में लपेटा और उठाने लगे पर आगे जो था वो विलियम के वश में नहीं था। वो डर से बेहोश हो गई। मैट के पास कोई चारा नहीं था। उसे अकेले ही भारी शव को ड्रैग करके यार्ड में ले जाना पड़ा। उसने जान की जंग लड़ते हुए उसे अंधेरे कुएं में फेंक दिया। हत्या एक पाप है, एक अभिशाप है, पर हत्या एक काम भी है, एक ऐसा काम जो एक बार शुरू होने पर रुकता नहीं। जब विलियम को होश आया तो दोनों ने कमरे का खून साफ करना शुरू किया, हर उस निशान को मिटाने की कोशिश की जो अपराध की तरफ इशारा करता। अगले दिन केट के भाग जाने का नाटक रचने के लिए मैट ने उसका सूटकेस भी कुएं में फेंका, पर जब उसने कुएं खोला
खोला तो जो दृश्य देखा उसकी रूह कांप गई। उसकी पत्नी का शव चूहों से भरा था, वो उसके बदन को खा रहे थे। और भी भयानक बात थी कि एक विशाल चूहा उसके शव के मुंह से बाहर निकला। मैट गुस्से से पागल हो गया। उसने बक्स मारकर कुएं को ढक दिया। उस पल से चूहे का जो छवि बनी वो एक जुबान की तरह उसके साथ रही, एक कभी न खत्म होने वाला दुस्वप्न। मैट ने ऐलान किया कि उसकी पत्नी घर छोड़कर भाग गई है, सिर्फ सूटकेस लेकर। जल्द ही वो वकील आया जिससे केट ने जमीन बेचने की बात की थी। मैट ने दृढ़ता से जवाब दिया और विलियम को भी बुलाया। दोनों ने एक सुर में कहा कि केट भाग गई। वकील हैरान था पर कुछ नहीं कर सका, एक वक्त के लिए चला गया। मैट जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, पुलिस जल्द आएगी। उसे एक परफेक्ट योजना बनानी थी, कुएं को सील करना था, हर राज को छुपाना था। इसीलिए एक और निर्दयी योजना बनी। पिता और बेटे ने मिलकर एक गाय को कुएं तक ले गए, लकड़ी का बोर्ड चढ़ाकर गाय को गिराया। गाय ने कुएं में जोर से रोया। ध्यान ना जाए इसलिए मैट ने अपनी बंदूक उठाई और उसकी जान ली। फिर दोनों ने कुएं भरना शुरू किया। जैसी उम्मीद थी जल्द ही पुलिस प्रमुख आया। मैट ने बिल्कुल धीरज से बताया कि गाय कुएं में गिर गई और उसने खुद ही गोली मार दी। उसने पुलिस प्रमुख को घर की तलाशी के लिए खुद ही बुलाया। पुलिस ने केट के कपड़ों और कमरे की जांच की, कुछ नहीं मिला। आखिर में शक हट गया और उसने उस कुएं पर एक नजर तक न डाली जो अभी भरा जा रहा था। संकट एक पल के लिए टल गया, पर बुराई का बीज बो दिया गया था जो और तेजी से उगने वाला था। विलियम में बदलाव आने लगे। केट अक्सर पिता बेटे के लिए खाना बनाने आती थी। उसे लगता था कि विलियम चुप है, अक्सर बेहोश हो जाता है। उसने मैट से पूछा तो मैट ने हल्के में कहा कि उसका बेटा बस प्यार में है, लव सिकनेस है। उसने झूठ बोलकर इस खूबसूरत लड़की को शांत किया, पर शांति में ही तूफान छुपा होता है। उस रात खलिहान में गाय बेचैन होने लगी। मैट गया देखने को। उसने एक चूहे को गाय के बदन में काटते देखा। उसने चूहे को खदेड़ा और देखा कि वो एक पाइप में घुस गया। पाइप से बदबू आ रही थी। मैट को समझते देर नहीं लगी। ये पाइप उस कुएं में जा रहा था जहां उसकी पत्नी दफन थी। अगले दिन उसने पाइप को सीमेंट से बंद कर दिया। पर मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। मैट को एक चौंकाने वाली खबर मिली। केट गर्भवती थी। उसने अपने पिता से शादी करना चाहा, पर मैट ने बिना किसी वजह के मना कर दिया। विलियम का धमाका हुआ। उसने अपने पिता से नफरत करना शुरू कर दिया। वो सोचता था कि अगर उसके पिता ने जमीन नहीं बेची होती तो उसकी माँ अभी जिंदा होती, वो और केट बहुत अमीर होते। पछतावा और गुस्सा। विलियम ने अपने पिता पर भरोसा खो दिया। जल्द ही केट का पिता हेनरी आया। मैट ने हेनरी की अमीर जिंदगी को देखकर ईर्ष्या से जलना शुरू किया। हेनरी ने प्रस्ताव रखा कि केट को शहर के एक नर्सिंग होम में रखेगा। खर्चा $300। मैट से $75 मांगे। मैट ने फिर अपनी पत्नी की खाली जायदाद का बहाना बनाया और एक पैसा भी नहीं देना चाहा। हेनरी गुस्से से बोला कि एक हफ्ते में पैसे दो वरना परिणाम अपने ऊपर लेना। विलियम ने यह सब सुना। उसने अपने पिता से कहा कि वो केट के साथ भागना चाहता है। मैट ने विरोध किया। उसके हिसाब से उनके पास पैसे नहीं थे, जिंदगी नहीं चलेगी। पर विलियम कुछ नहीं सुन रहा था। उसने अपने पिता को सारी बीमारी का कारण ठहराया और यहां तक कह दिया कि अगर उसके पिता ने उसकी मां को नहीं मारा होता तो कुछ नहीं होता। दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ। अगले दिन विलियम कारें लेकर चला गया। मैट को कार में एक चिट्ठी मिली। विलियम ने लिखा था कि वो केट के साथ भाग गया है और चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस को बुलाया तो वो हत्या का सच उजागर कर देगा। मैट टूट गया। उसने अपनी पत्नी खोई, अब अपना बेटा भी खोया। एक खुश परिवार टूट गया। वो अपने उस रहस्य के साथ अकेला रह गया जिससे वो कभी नहीं निजात पा सकता था। इसी शाम पुलिस आई और बुरी खबर दी। किसी ने एक किराने की दुकान लूटी थी। संदिग्ध की शारीरिक बनावट विलियम जैसी थी जो घर से भागा था। मैट ने जोर से इनकार किया, कहा उसका बेटा चोर नहीं है। पुलिस जाने के बाद मैट अपने डर को दूर करने के लिए छत की रिसाव ठीक करने लगा। उसने बैंक से $750 निकाले, पर जब वो पैसे लेकर घर जा रहा था तो अचानक एक चूहा निकला और उसके हाथ को काट लिया। भयानक दर्द में वो जमीन पर गिरा। पैसे और खून जमीन पर बिखर गए, मानो हेल से कोई चेतावनी मिली हो। उसका हाथ गंभीर रूप से संक्रमित हो गया। खेत बंजर पड़ा था। सर्दियों में बर्फ भारी बरस रही थी। उसका हाथ बुरी तरह घायल था और कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। निराश होकर वो घर लौटा। एक भयानक भ्रम शुरू हुआ। उसने अपनी मरी हुई पत्नी को देखा, खून से सनी काली पोशाक पहने, चूहों के झुंड के साथ सीढ़ियां उतरती हुई उसकी तरफ आती हुई। भ्रम में पत्नी ने मैट और केट की दुर्दशा बताई। जिंदा रहने के लिए वो दोनों भेड़ बन गए, हर जगह लूटते फिरे। जल्द ही वो अखबार की सुर्खियों में आ गए। भागते हुए मैट को गोली लगी। जब वो भाग रहे थे तो एक नाले में गाड़ी पलट गई। घायल केट को मैट छुपा पाया एक खाली लकड़ी के घर में। बाहर ठंड थी। मैट लकड़ी ढूंढने गया, पर जब उसने स्टोव जलाया तो पाया कि मैट और उसके अजन्मे बच्चे की ठंड में ही जान गई। भयानक दर्द और हताशा ने मैट को तोड़ दिया। उसने खुद को गोली मारने का फैसला किया और अपनी जवान जिंदगी को विराम दे दिया। जल्द ही विलियम को पुलिस ने पाया और अस्पताल भेजा। गंभीर हाथ के संक्रमण की वजह से उसका हाथ काट दिया गया। पुलिस ने बताया कि उन्हें एक महिला का शव मिला जो केट जैसी थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि केट घर से भागने के बाद लूटपाट में फंसी और मारी गई। ये बड़ा गलतफहमा मैट को संदेह से मुक्त कर गया। फिर पुलिस ने विलियम की मौत की खबर दी। अदालत में मैट ने अपने बेटे का शव देखा, मानो उसकी मां का अभिशाप हो। विलियम का चेहरा भी चूहों ने कुतरा था, पूरा काला और बेहद असह्य। बेटे के अंतिम संस्कार में मैट
ने अपनी पत्नी केट को देखा, चूहों के झुंड के साथ कोने में बैठी हुई। मैट की जिंदगी पूरी तरह टूट गई। उसने जमीन अपने पड़ोसी जॉन को बेचना चाहा, पर पाया कि जॉन का परिवार भी बेटी की मौत से बिखर चुका था। आखिरकार उसे जमीन कम कीमत पर जमींदार को बेचनी पड़ी। वो उस शहर में गया जिसे उसने कभी तवज्जो नहीं दी। फैक्ट्री में मजदूरी करने लगा, पर जहां भी गया वो चूहे जो पाप को दर्शाते थे हमेशा उसके साथ रहे। उसने खुद को शराब में डुबो लिया, जमीन बेचने के सारे पैसे उड़ा दिए। वो अक्सर अपने बेटे के पास जाता, उसकी कब्र पर, उस अंतिम जगह पर जहां वो रहा, अनंत पछतावे से भरा हुआ। उसे आखिरकार समझ आया कि हेनरी सही था, हमेशा कोई और रास्ता होता है, बस उसके दिल में वो लालच वाला शैतान सबसे बुरा रास्ता चुन लेता है। कहानी के अंत में एक सस्ते होटल के कमरे में बैठा भूला हुआ मैट, जिसके बाल सफेद हो गए हैं, ये इकबारी पत्र लिख रहा था। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि उसकी पत्नी, बेटा और केट सब एक साथ आ रहे हैं, हाथ में वो खूनी चाकू लिए हुए। उसे पता था कि अंतिम परीक्षा का वक्त आ गया है, क्योंकि आखिर में हम सबको पकड़ा जाता है, अपने ही द्वारा पकड़ा जाता है। अपने विवेक की अदालत से कभी नहीं भाग सकते। यही इस फिल्म की सबसे भयानक सच्चाई है। न कोई कानूनी सजा है, न कोई अदालती फैसला, बस अपने गुनाह की जंजीरें जो जिंदगी भर कसती जाती हैं। मैट ने सोचा था कि छोटे से गांव की पुलिस से अपराध छुपा लेगा, पर उसको एहसास हुआ कि वो हौले में पहले से ही जी रहा था। पछतावे का दबाव सबसे बुरी चीज है, हत्या से भी बुरा। हत्या की प्रक्रिया ही वो चूहा है जो आत्मा को कुतरता है। उसने जमीन खोई, बेटे का हाथ खोया और आखिर में खुद को खो दिया। जो चूहे उसके पीछे पीछे चलते रहे वो बुराई का प्रतीक थे जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। बुराई की सबसे बड़ी कीमत ये समझना है कि असली सजा कोई सजा नहीं है, बस तुम अपने बनाए हुए कारा में कैदी बन जाते हो। जिंदगी में हमेशा कोई और रास्ता होता है। बुराई ये है कि लालच हमें सबसे गलत रास्ता चुनने को मजबूर कर देता है। जैसा कि फिल्म में कहा गया है, आखिर में हम सबको पकड़ा जाता है, खुद अपने द्वारा पकड़ा जाता है। अपने विवेक की अदालत से कभी नहीं भाग सकते।